धारा 196। जब पुलिस स्टेशन का भारसाधक अधिकारी किसी अन्य को तलाशी वारंट जारी करने के लिए कह सकता है, यह धारा उन परिस्थितियों को बताती है जब एक पुलिस अधिकारी को अपनी जांच के लिए किसी दूसरे पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में तलाशी लेनी पड़ती है और इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। एक पुलिस स्टेशन का भारसाधक अधिकारी या उप निरीक्षक के पद से नीचे का न होने वाला कोई पुलिस अधिकारी जो जांच कर रहा है, किसी अन्य पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी से, चाहे वह उसी या किसी अन्य जिले में हो, किसी भी स्थान पर तलाशी करवाने के लिए कह सकता है। ऐसे किसी भी मामले में जिसमें पूर्व अधिकारी अपने स्वयं के स्टेशन की सीमाओं के भीतर ऐसी तलाशी करवा सकता था। सरल शब्दों में, अगर कोई पुलिस स्टेशन का इंचार्ज अधिकारी, SHO या कम से कम सब इंस्पेक्टर रैंक का कोई जांच अधिकारी, किसी दूसरे पुलिस स्टेशन के इंचार्ज अधिकारी से जो उसी जिले में हो या किसी और जिले में, यह अनुरोध कर सकता है कि वह अपने इलाके में किसी जगह की तलाशी करवाए। यह अनुरोध तभी किया जा सकता है जब अनुरोध करने वाला अधिकारी खुद अपने इलाके में उस जगह की तलाशी ले सकता होता। अनुरोधित अधिकारी की कार्यवाही। 2. ऐसा अधिकारी जिसे ऐसा अनुरोध किया गया है, धारा 125 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करेगा और यदि कोई चीज मिलती है तो उसे उस अधिकारी को भेजेगा जिसके अनुरोध पर तलाशी की गई थी। सरल शब्दों में, जिस अधिकारी से तलाशी का अनुरोध किया गया है वह धारा 125 पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी के नियमों का पालन करेगा। अगर तलाशी में कोई चीज मिलती है तो वह उसे उस अधिकारी को भेजेगा जिसने तलाशी का अनुरोध किया था। विलंब की आशंका पर सीधे तलाशी लेने की शक्ति। 3. जब भी यह मानने का कारण हो कि उपधारा 1 के तहत किसी अन्य पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी को तलाशी करवाने के लिए कहने में होने वाली देरी से अपराध के घटित होने के सबूत छिपाए या नष्ट किए जा सकते हैं, तो पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी या इस अध्याय के तहत कोई भी जांच कर रहे पुलिस अधिकारी के लिए किसी अन्य पुलिस स्टेशन की सीमाओं के भीतर किसी भी स्थान की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार तलाशी लेना या तलाशी करवाना वैध होगा, जैसे कि ऐसा स्थान उसके अपने पुलिस स्टेशन की सीमाओं के भीतर था। सरल शब्दों में, अगर पुलिस अधिकारी को लगता है कि दूसरे थाने के अधिकारी से अनुरोध करने में जो देरी होगी उससे सबूत छिपाए या नष्ट किए जा सकते हैं। तो पुलिस स्टेशन का इंचार्ज अधिकारी या जांच कर रहा कोई भी पुलिस अधिकारी दूसरे पुलिस स्टेशन के इलाके में भी सीधे तलाशी ले सकता है या करवा सकता है। वह इस तलाशी को धारा 150 के नियमों के अनुसार ही करेगा, ठीक वैसे ही जैसे वह अपने खुद के थाने के इलाके में कर सकता था। तलाशी की सूचना और रिपोर्ट। 4. उपधारा 3 के तहत तलाशी लेने वाला कोई भी अधिकारी तत्काल उस पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी को तलाशी की सूचना भेजेगा जिसकी सीमाओं के भीतर ऐसा स्थान स्थित है, और ऐसी सूचना के साथ धारा 103 के तहत तैयार की गई सूची, यदि कोई हो, की एक प्रति भी भेजेगा, और धारा 150 की उपधारा 1 और 3 में संदर्भित अभिलेखों की प्रतियां भी अपराध का संज्ञान लेने के लिए सशक्त निकटतम मजिस्ट्रेट को भेजेगा। सरल शब्दों में, जो अधिकारी उपधारा 3 के तहत सीधे दूसरे थाने के इलाके में तलाशी लेता है वह तुरंत उस पुलिस स्टेशन के इंचार्ज अधिकारी को तलाशी की जानकारी देगा जिसके इलाके में तलाशी ली गई है। इस जानकारी के साथ धारा 103 तलाशी गवाह और सूची के तहत बनाई गई तलाशी सूची की एक कॉपी भी भेजेगा, और धारा 145 की उपधारा 1 और 3 विश्वास के आधार और अधीनस्थ को आदेश में दर्ज अभिलेखों की प्रतियां भी निकटतम मजिस्ट्रेट को भेजेगा जो उस अपराध का संज्ञान ले सकता है। मालिक को रिकॉर्ड की कॉपी। 5. तलाशी लिए गए स्थान के स्वामी या अधिभोगी को आवेदन करने पर उपधारा 4 के तहत मजिस्ट्रेट को भेजे गए किसी भी रिकॉर्ड की एक प्रति बिना किसी शुल्क के प्रदान की जाएगी। सरल शब्दों में, जिस जगह की तलाशी ली गई है उसके मालिक या किराएदार को आवेदन करने पर मजिस्ट्रेट को भेजे गए किसी भी रिकॉर्ड की एक कॉपी
मुफ्त में दी जाएगी। संक्षेप में, धारा 186 पुलिस अधिकारियों को भौगोलिक सीमाओं के पार भी प्रभावी ढंग से जांच करने की शक्ति देती है, खासकर जब सबूतों को छिपाने या नष्ट करने का खतरा हो। यह सुनिश्चित करती है कि ऐसी आपातकालीन तलाशी भी निर्धारित प्रक्रियाओं और पारदर्शिता के साथ की जाए, जिसमें संबंधित पुलिस अधिकारियों और मजिस्ट्रेटों को तुरंत सूचित किया जाए और मालिक के अधिकारों की रक्षा हो। धारा 187, जब 24 घंटे में जांच पूरी नहीं की जा सकती। यह धारा उस स्थिति से संबंधित है जब पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, लेकिन धारा 28 द्वारा निर्धारित 24 घंटे के भीतर जांच पूरी नहीं हो पाती है। ऐसे मामलों में अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना और आगे की हिरासत का अनुरोध करना अनिवार्य हो जाता है। जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर हिरासत में रखा जाता है और यह प्रतीत होता है कि धारा 28 द्वारा निर्धारित 24 घंटे की अवधि के भीतर जांच पूरी नहीं की जा सकती और यह मानने के आधार हैं कि आरोप या जानकारी अच्छी तरह से स्थापित वेल फाउंडेड है, तो पुलिस स्टेशन का भारसाधक अधिकारी या जांच कर रहा पुलिस अधिकारी, यदि वह उप निरीक्षक के पद से नीचे का नहीं है, तत्काल मामले से संबंधित डायरी में दर्ज प्रविष्टियों की एक प्रति निकटतम मजिस्ट्रेट को भेजेगा और साथ ही अभियुक्त को ऐसे मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा। सरल शब्दों में, अगर पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है और 24 घंटे के भीतर जांच पूरी नहीं कर पाती है, जैसा कि धारा 58 में अनिवार्य है, और पुलिस को लगता है कि आरोप सही है, तो पुलिस स्टेशन का इंचार्ज अधिकारी या जांच अधिकारी जो सब इंस्पेक्टर से नीचे का ना हो, तुरंत केस डायरी की एक कॉपी निकटतम मजिस्ट्रेट को भेजेगा और अभियुक्त को भी उसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा। CDI मजिस्ट्रेट द्वारा हिरासत, मैजिस्ट्रेट्स ऑथराइजेशन ऑफ डिटेंशन। जिस मजिस्ट्रेट को इस धारा के तहत अभियुक्त व्यक्ति भेजा जाता है, वह चाहे उसे मामले की सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार हो या न हो, यह विचार करने के बाद कि क्या ऐसे व्यक्ति को जमानत पर रिहा नहीं किया गया है या उसकी जमानत रद्द कर दी गई है, अभियुक्त को ऐसी हिरासत में रखने की समय समय पर अधिकृत कर सकता है, जैसा कि मजिस्ट्रेट उचित समझे। कुल मिलाकर 15 दिनों से अधिक की अवधि के लिए नहीं, या भागों में प्रारंभिक 40 दिनों या 60 या 90 दिनों की हिरासत अवधि में से, जैसा कि उपधारा 3 में प्रदान किया गया है, और यदि उसे मामले की सुनवाई करने या उसे विचारण के लिए सुपुर्द करने का क्षेत्राधिकार नहीं है और वह आगे की हिरासत को अनावश्यक समझता है, तो वह अभियुक्त को ऐसे क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट के पास भेजने का आदेश दे सकता है। सरल शब्दों में, मजिस्ट्रेट जिसके सामने अभियुक्त को पेश किया जाता है, चाहे उसके पास उस केस को सुनने का अधिकार हो या न हो, यह देखने के बाद कि अभियुक्त जमानत पर है या नहीं, या उसकी जमानत रद्द हुई है या नहीं, वह अभियुक्त को अपनी मर्जी से जितनी अवधि के लिए ठीक समझे हिरासत में रखने की अनुमति दे सकता है, लेकिन कुल मिलाकर यह अवधि एक बार में 15 दिन से ज्यादा नहीं हो सकती। यह 15 दिन की अवधि प्रारंभिक 40 दिनों या 60 या 90 दिनों, जैसा कि उपधारा 3 में वर्णित है, कि कुल हिरासत अवधि के दौरान किसी भी समय दी जा सकती है। अगर उस मजिस्ट्रेट के पास केस सुनने का अधिकार नहीं है और उसे लगता है कि आगे हिरासत की जरूरत नहीं है, तो वह अभियुक्त को सही क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट के पास भेजने का आदेश दे सकता है। 3. मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति की हिरासत को 15 दिनों की अवधि से आगे अधिकृत कर सकता है, यदि वह संतुष्ट है कि ऐसा करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद है, लेकिन कोई भी मजिस्ट्रेट इस उपधारा के तहत अभियुक्त व्यक्ति को कुल अवधि से अधिक हिरासत में रखने का अधिकार नहीं देगा। 90 दिन, जहां जांच मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 साल या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध से संबंधित है। 60 दिन, जहां जांच किसी अन्य अपराध से संबंधित है, और उक्त 90 दिन या 60 दिन, जैसा भी मामला हो, की अवधि समाप्त होने पर अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा, यदि वह जमानत देने के लिए तैयार है और जमानत देता है, और इस उपधारा के तहत जमानत पर रिहा किया गया हर व्यक्ति उस अध्याय के प्रयोजनों के लिए अध्याय XXXV के प्रावधानों के तहत रिहा किया गया माना जाएगा।
सरल शब्दों में, ओ मजिस्ट्रेट 15 दिनों से ज्यादा की हिरासत भी दे सकता है अगर उसे लगता है कि पर्याप्त कारण है। ओ, लेकिन कुल हिरासत की अवधि इन सीमाओं से ज्यादा नहीं होगी। 90 दिन अगर अपराध की सजा मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 साल या उससे ज्यादा की जेल है। 60 दिन अगर अपराध की सजा इनके अलावा कोई और अपराध है। वो इन 90 या 60 दिनों की अवधि खत्म होने पर अगर पुलिस चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाती है तो अभियुक्त को अनिवार्य रूप से जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा, बशर्ते वह जमानत देने को तैयार हो और दे दे। ओ, इस धारा के तहत जमानत पर रिहा हुए व्यक्ति को अध्याय XXXV जमानत से संबंधित के प्रावधानों के तहत ही रिहा माना जाएगा। पुलिस हिरासत में पेशी, प्रोडक्शन इन पुलिस कस्टडी फॉर। कोई भी मजिस्ट्रेट इस धारा के तहत अभियुक्त को पुलिस हिरासत में रखने का अधिकार नहीं देगा जब तक कि अभियुक्त को पहली बार और उसके बाद हर बार व्यक्तिगत रूप से उसके सामने पेश नहीं किया जाता है, जब तक कि अभियुक्त पुलिस की हिरासत में रहता है। लेकिन मजिस्ट्रेट न्यायिक हिरासत में आगे की हिरासत को अभियुक्त को व्यक्तिगत रूप से या ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पेश करने पर बढ़ा सकता है। सरल शब्दों में, ओ मजिस्ट्रेट तब तक पुलिस हिरासत नहीं देगा जब तक अभियुक्त को उसके सामने व्यक्तिगत रूप से पेश न किया जाए पहली बार और जब तक वह पुलिस हिरासत में है हर बार। ओ, लेकिन न्यायिक हिरासत को बढ़ाने के लिए अभियुक्त को व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए भी पेश किया जा सकता है। द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट की शक्ति, पावर ऑफ सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट 5। कोई भी द्वितीय श्रेणी का मजिस्ट्रेट जिसे इस संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा विशेष रूप से सशक्त नहीं किया गया है, पुलिस हिरासत में हिरासत को अधिकृत नहीं करेगा। सरल शब्दों में, द्वितीय श्रेणी का मजिस्ट्रेट जो न्यायिक शक्ति में कम होता है, पुलिस हिरासत नहीं दे सकता जब तक कि उच्च न्यायालय उसे विशेष रूप से यह शक्ति न दे। स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशंस। स्पष्टीकरण आइन पाठ संदेहों से बचने के लिए यह एतद द्वारा घोषित किया जाता है कि उपधारा 3 में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बावजूद अभियुक्त को हिरासत में रखा जाएगा जब तक कि वह जमानत प्रस्तुत नहीं करता है। सरल शब्दों में, अगर 60 या 90 दिनों की अवधि खत्म हो गई है और अभियुक्त को जमानत का अधिकार मिल गया है तो भी उसे तब तक हिरासत में रखा जाएगा जब तक वह वास्तव में जमानत के कागजात दाखिल नहीं कर देता। स्पष्टीकरण पाए। यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या अभियुक्त व्यक्ति को उपधारा 4 के तहत आवश्यकता अनुसार मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था, तो अभियुक्त व्यक्ति की पेशी को हिरासत को अधिकृत करने वाले आदेश पर उसके हस्ताक्षर द्वारा या मजिस्ट्रेट द्वारा ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अभियुक्त व्यक्ति की पेशी के संबंध में प्रमाणित आदेश द्वारा, जैसा भी मामला हो, साबित किया जा सकता है। सरल शब्दों में, अगर यह सवाल उठता है कि अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था या नहीं, जैसा कि 157(4) में जरूरी है, तो इसे हिरासत आदेश पर अभियुक्त के हस्ताक्षर से या मजिस्ट्रेट के प्रमाण पत्र से साबित किया जा सकता है कि उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था। परंतु यह कि 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के मामले में हिरासत को एक रिमांड होम या मान्यता प्राप्त सामाजिक संस्था की हिरासत में अधिकृत किया जाएगा। विशेष प्रावधान। पहला परंतुक, 18 साल से कम उम्र की महिला को पुलिस या न्यायिक हिरासत में नहीं बल्कि रिमांड होम या मान्यता प्राप्त सामाजिक संस्था में रखा जाएगा। परंतु यह भी कि किसी भी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में पुलिस स्टेशन या न्यायिक हिरासत में जेल या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा जेल घोषित किए गए स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर हिरासत में नहीं रखा जाएगा। विशेष प्रावधान। दूसरा परंतुक, किसी भी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में केवल पुलिस स्टेशन में और न्यायिक हिरासत में केवल जेल में या सरकार द्वारा घोषित किसी अन्य जेल स्थान पर रखा जाएगा, किसी और जगह नहीं। कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्ति, पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। 6 उपधारा 1 से उपधारा 5
में निहित किसी भी बात के बावजूद पुलिस स्टेशन का भारसाधक अधिकारी या जांच कर रहा पुलिस अधिकारी यदि वह उप निरीक्षक के पद से नीचे का नहीं है, जहां एक मजिस्ट्रेट उपलब्ध नहीं है, तो निकटतम कार्यकारी मजिस्ट्रेट को, जिसे मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की गई हैं, मामले से संबंधित डायरी में दर्ज प्रविष्टि की एक प्रति भेजेगा और साथ ही अभियुक्त को ऐसे कार्यकारी मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा और तत्पश्चात ऐसा कार्यकारी मजिस्ट्रेट लिखित में कारणों को दर्ज करने के बाद अभियुक्त व्यक्ति को ऐसी हिरासत में रखने का अधिकार दे सकता है जैसा वह उचित समझे, कुल मिलाकर 7 दिनों से अधिक की अवधि के लिए नहीं। और इस प्रकार अधिकृत हिरासत की अवधि समाप्त होने पर अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा, सिवाय इसके कि जहां अभियुक्त व्यक्ति की आगे की हिरासत के लिए सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा कोई आदेश दिया गया हो। और जहां ऐसी आगे की हिरासत का आदेश दिया जाता है तो उस अवधि को जिसके दौरान अभियुक्त व्यक्ति को इस उपधारा के तहत कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए आदेशों के तहत हिरासत में रखा गया था, उपधारा 3 में निर्दिष्ट अवधि की गणना में ध्यान में रखा जाएगा। सरल शब्दों में, ओ अगर कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट उपलब्ध नहीं है, ओ तो पुलिस इंचार्ज या जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर से कम नहीं, ओ निकटतम कार्यकारी मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, जिसे मजिस्ट्रेट की शक्तियां दी गई हों, केस डायरी की कॉपी भेजेगा। ओ और अभियुक्त को भी उसके सामने पेश करेगा। ओ कार्यकारी मजिस्ट्रेट कारणों को लिखित में दर्ज करके अभियुक्त को अधिकतम 7 दिनों के लिए हिरासत में रखने की अनुमति दे सकता है। ओ 7 दिन पूरे होने पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा जब तक कि किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आगे हिरासत का आदेश न दिया हो। ओ कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा दी गई हिरासत की अवधि को कुल 60 या 90 दिन की अवधि में गिना जाएगा, परंतु यह कि उक्त अवधि समाप्त होने से पहले कार्यकारी मजिस्ट्रेट मामले के अभिलेखों को, साथ ही मामले से संबंधित डायरी में दर्ज प्रविष्टियों की एक प्रति, जो उसे पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी या जांच कर रहे पुलिस अधिकारी द्वारा भेजी गई थी, निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजेगा। विशेष प्रावधान प्रोविजो 7 दिन की हिरासत की अवधि खत्म होने से पहले कार्यकारी मजिस्ट्रेट को मामले के सारे रिकॉर्ड और डायरी की कॉपी निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजने होंगे। सारेडुकुकताई दसर्जा हिरासत का कारण दर्ज करना, रिकॉर्डिंग रीजंस फॉर डिटेंशन। 7 इस धारा के तहत पुलिस हिरासत में हिरासत को अधिकृत करने वाला मजिस्ट्रेट ऐसा करने के अपने कारणों को दर्ज करेगा। सरल शब्दों में, पुलिस हिरासत की अनुमति देने वाला मजिस्ट्रेट अपने फैसले के कारण लिखित में दर्ज करेगा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट टू चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। 8 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अलावा कोई भी मजिस्ट्रेट ऐसा आदेश देता है तो वह अपने आदेश की एक प्रति उसे बनाने के अपने कारणों के साथ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजेगा। सरल शब्दों में, सीजेएम के अलावा कोई भी अन्य मजिस्ट्रेट अगर ये आदेश देता है तो वह अपने आदेश की एक कॉपी और अपने कारणों के साथ सीजेएम को भेजेगा। कि समन मामलों में जांच की अवधि, इन्वेस्टिगेशन पीरियड इन समन्स केसेस। 9 यदि किसी समन मामले के रूप में मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय किसी मामले में अभियुक्त को गिरफ्तार किए जाने की तारीख से 6 महीने की अवधि के भीतर जांच पूरी नहीं होती है तो मजिस्ट्रेट अपराध में आगे की जांच को रोकने का आदेश देगा जब तक कि जांच करने वाला अधिकारी मजिस्ट्रेट को संतुष्ट नहीं करता कि विशेष कारणों से और न्याय के हित में 6 महीने की अवधि से परे जांच जारी रखना आवश्यक है। सरल शब्दों में, ओ अगर कोई समन मामला कम गंभीर अपराध है, ओ और अभियुक्त की गिरफ्तारी के 6 महीने के भीतर जांच पूरी नहीं होती है, ओ तो मजिस्ट्रेट आगे की जांच को रोकने का आदेश देगा। ओ अपवाद, जब तक जांच अधिकारी मजिस्ट्रेट को यह न समझा दे कि विशेष कारणों से और न्याय के हित में 6 महीने से ज्यादा जांच जारी रखना जरूरी है। 17 न्यायाधीश द्वारा आदेश रद्द करना, सेशंस जज वेकेटिंग ऑर्डर। 10 जहां उपधारा 9 के तहत किसी अपराध में आगे की जांच को रोकने का कोई आदेश दिया गया है तो सत्र न्यायाधीश, सेशंस जज, यदि वह संतुष्ट है अपने समक्ष किए गए आवेदन पर या अन्यथा कि अपराध में
आगे की जांच की जानी चाहिए तो उपधारा 9 के तहत दिए गए आदेश को रद्द कर सकता है और जमानत और अन्य मामलों के संबंध में ऐसे निर्देशों के अधीन अपराध में आगे की जांच करने का निर्देश दे सकता है जैसा वह निर्दिष्ट कर सकता है। सरल शब्दों में ओ अगर मजिस्ट्रेट ने उपधारा 9 के तहत जांच रोकने का आदेश दे दिया है, ओ तो सत्र न्यायाधीश सेशंस जज, ओ अगर उसे लगता है आवेदन मिलने पर या खुद से कि आगे जांच होनी चाहिए, ओ तो वह मजिस्ट्रेट के जांच रोकने वाले आदेश को रद्द कर सकता है, ओ और आगे जांच करने का निर्देश दे सकता है, साथ ही जमानत और अन्य मामलों पर भी निर्देश दे सकता है। इट्स संक्षेप में धारा 137 पुलिस को गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक हिरासत में रखने की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है, जिसमें मजिस्ट्रेट के सामने पेशी और उसकी अनुमति लेना अनिवार्य है। यह धारा न्यायिक और पुलिस हिरासत के लिए अधिकतम समय सीमा निर्धारित करती है से 60 या 90 दिन, जिसके बाद अभियुक्त को डिफॉल्ट जमानत का अधिकार मिल जाता है। यह कमजोर वर्गों, विशेषकर महिलाओं और नाबालिगों के लिए विशेष प्रावधान करती है और कार्यकारी मजिस्ट्रेटों की सीमित शक्तियों को भी परिभाषित करती है। अंत में यह सुनिश्चित करती है कि समन मामलों में जांच अनावश्यक रूप से लंबी न चले। यह प्रावधान व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आपराधिक न्याय के बीच संतुलन बनाता है। धारा 128 अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा जांच की रिपोर्ट। यह धारा एक सरल लेकिन महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक नियम निर्धारित करती है कि जब कोई जूनियर पुलिस अधिकारी किसी मामले की जांच करता है तो उसे क्या करना चाहिए। जब भी किसी अधीनस्थ पुलिस अधिकारी ने इस अध्याय के तहत कोई जांच की है तो वह ऐसी जांच का परिणाम पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी को रिपोर्ट करेगा। सरल शब्दों में ओ अगर कोई जूनियर पुलिस अधिकारी, अधीनस्थ पुलिस अधिकारी, ओ इस अध्याय के तहत यानी आपराधिक मामलों की जांच से संबंधित ओ कोई जांच करता है, ओ तो उसे अपनी जांच का जो भी नतीजा निकला है उसकी रिपोर्ट अपने पुलिस स्टेशन के इंचार्ज अधिकारी, भारसाधक अधिकारी को देनी होगी। संक्षेप में यह धारा पुलिस बल के भीतर एक स्पष्ट पदानुक्रम और जवाबदेही सुनिश्चित करती है। यह बताती है कि जूनियर अधिकारी अपनी जांच पूरी करने के बाद उसके परिणामों की जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को देंगे, जो आगे की कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होता है। धारा 119 सबूतों की कमी होने पर अभियुक्त की रिहाई। यह धारा पुलिस अधिकारी को यह शक्ति देती है कि यदि जांच के बाद अभियुक्त के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिलते हैं तो वह उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए बिना ही रिहा कर सके। यदि इस अध्याय के तहत जांच करने पर पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के पास भेजने को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत सफिशिएंट एविडेंस या संदेह का उचित आधार रीजनेबल ग्राउंड ऑफ सस्पिशन नहीं है, तो ऐसा अधिकारी, यदि ऐसा व्यक्ति हिरासत में है तो उसे एक बंधन पत्र बॉन्ड या जमानत बंधन पत्र बेल बॉन्ड निष्पादित करने पर रिहा कर देगा, जैसा कि ऐसा अधिकारी निर्देश दे सकता है, ताकि यदि और जब आवश्यकता हो तो वह एक ऐसे मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित हो जो पुलिस रिपोर्ट पर अपराध का संज्ञान लेने और अभियुक्त पर विचारण करने या उसे विचारण के लिए सुपुर्द करने के लिए सशक्त है। सरल शब्दों में ओ जब पुलिस अधिकारी इस अध्याय के तहत किसी अपराध की जांच कर रहा हो, ओ और पुलिस स्टेशन के इंचार्ज अधिकारी को यह लगे कि अभियुक्त के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है या संदेह का कोई ठोस आधार नहीं है जिससे उसे मजिस्ट्रेट के पास भेजा जा सके, ओ तो अगर वह व्यक्ति पुलिस हिरासत में है, ओ पुलिस अधिकारी उसे रिहा कर देगा, लेकिन उसे एक बांड, जमानत बांड पर दस्तखत करने होंगे। ओ यह बांड इस बात की गारंटी होगा कि जब भी जरूरत होगी वह व्यक्ति उस मजिस्ट्रेट के सामने पेश होगा जिसे पुलिस रिपोर्ट पर अपराध का संज्ञान लेने और मामले की सुनवाई करने का अधिकार है। संक्षेप में धारा 119 पुलिस को जांच के शुरुआती चरण में ही जब उनके पास अभियुक्त के खिलाफ ठोस सबूत न हो उसे रिहा करने का अधिकार देती है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करती है और अनावश्यक रूप से व्यक्तियों को न्यायिक प्रक्रिया में धकेले जाने से रोकती है।
यह अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की आवश्यकता को टालती है जब पुलिस स्वयं मानती है कि उसके पास मामले को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। जांच के बाद के महत्वपूर्ण कदमों को रेखांकित करती है।